अस्सलाम वालेकुम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को सलाम। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमारे साथ आज मेहमान खसूसी हैं सैयद मंजूर अली गिलानी, चेयरमैन है इस्तिकलाल पार्टी के। तो आपको पता है कि एक मसला कश्मीर जो है आजकल ये बना हुआ है। वैसे भी हम हर मसले को कहते हैं ये कोई मसला कश्मीर तो नहीं है, ज़ाहिर है 70 साल से हाल जो नहीं हो रहा तो मसला कश्मीर है। तो आज हम मसला कश्मीर के हवाले से सैयद साहब से, पीर साहब से सवाल करेंगे। पीर साहब बताएं कि ये मसला कश्मीर है क्या और कैसे, थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री इसकी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कानूनी टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ। बात दरअसल ये है कि जब डोगरा राज वहाँ कायम हुआ कश्मीर पर, तो वहाँ के मुसलमानों ने उसके ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीक शुरू की। और आप देखते हैं कि 1930 में डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे और उसमें मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन भी आया करते थे। यानी कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे उनकी इसमें दिलचस्पी थी। वो चाहते थे कि कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी मिले। एक तरफ हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक चल रही थी, उसके साथ साथ कश्मीर के मुसलमान भी अपनी आज़ादी की तहरीक चला रहे थे। जब 1947 को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो 15 अगस्त 1947 जो पहला दिन था पाकिस्तान के क़याम का और हिंदुस्तान की आज़ादी का, उस दिन श्रीनगर में पाकिस्तान का सिक्का चला। अच्छा, हिंदुस्तान का नहीं चला। ये किसी ने पहले बात नहीं बताई। पाकिस्तान की जो डाक का टिकट है वो वहाँ चला। ठीक। उसका मतलब ये था कि जो महाराजा हरी सिंह था वो ये समझता था कि हमारा ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है और हिंदुस्तान से नहीं है। लेकिन एक साजिश हो चुकी थी। रेड क्लिफ अवार्ड जो था उसमें उन्होंने तब्दीली की और मशरक़ी पंजाब के कुछ अज़ला जो थे वो हिंदुस्तान को दे दिए, अगरचे उन अज़ला में मुसलमानों की अक्सरियत थी। ये अमृतसर दे दिया, फ़िरोज़पुर दे दिया, और जूनागढ़ तो एक अलग रियासत थी ना जी, उस पर हिंदुस्तान ने नाजायज़ कब्ज़ा किया था। जूनागढ़, मनादर और हैदराबाद जो हैं वहाँ हिंदुस्तान ने जाके कब्ज़ा किए, वो अलग रियासतें थी। यहाँ हिंदुस्तान को रास्ता दिया गया। माउंट बैटन ने जो था उसने रेड क्लिफ से मिलके एक साजिश की और गुरदासपुर का ज़िला, फ़िरोज़पुर का ज़िला, अमृतसर का ज़िला ये हिंदुस्तान को दिए गए और हिंदुस्तान को रास्ता मिल गया कश्मीर तक जाने का। अगर ये मुस्लिम अक्सरियती इलाके हमारे पास होते तो हिंदुस्तान के पास कोई रास्ता ही नहीं था, तो ये मसला पैदा ही ना होता। और अगर वो कश्मीर की रियासत आज़ाद भी रहती तो पाकिस्तान को क्या एतराज़ था। लेकिन जब वहाँ ये झगड़ा शुरू हुआ तो हिंदुस्तान के साथ फिर महाराजा ने एक समझौता किया। उसके तहत उसने 3 उसको सब्जेक्ट दे दिए। कश्मीर के दिफा का दे दिया, कश्मीर की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो दे दी, और मुआसलात, ये 3 शोबे दिए। बाकी उसने कहा जी हम इंडिपेंडेंट, हम अपना काम करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान ने उस पर गासबाना कब्ज़ा किया हुआ है और हिंदुस्तान ने खुद जवाहरलाल नेहरू यूएनओ में गए थे और उन्होंने जाके जंग बंदी कराई थी कि जंग बंदी की जाए कश्मीर के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान से शुरू हो चुकी थी। जंग जब शुरू हुई तो ये कश्मीर का इलाका आज़ाद करा लिया गया। अच्छा, पहले ये आज़ाद कश्मीर पे भी वही उनका ही स्टेट नहीं, अब वो स्टेट तो नहीं की थी ना, एक ही स्टेट थी। लेकिन ये हिस्सा आज़ाद जब करा लिया गया तो फिर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म भागम भाग पहुँचे यूएनओ में, क्योंकि गिलगित और बल्तिस्तान जो था उसने अलग आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान के साथ इलाक़ का ऐलान कर दिया था। मलका बल्तिस्तानी ने, वो कहते थे हम तो कश्मीर का हिस्सा नहीं है, हमने अलग आज़ादी हासिल की है, हम पाकिस्तान के साथ रहना चाह रहे हैं। तो इस सूरत में जब ये यूएनओ में फ़ैसला हुआ, वहाँ ये फ़ैसला हुआ कि इसमें प्लेबिसिट कराया जाएगा और उसमें 2 सवाल रखे जाएंगे कि क्या कश्मीरी अपनी आज़ाद मंशा से, अपनी आज़ाद मर्ज़ी से, इस सवाब राय के ज़रिए वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। सर ये बताएं कि अब यूएनओ की बात आप कर रहे हैं, पहले 11 करारदादें इसके ऊपर आ चुकी हैं जी, जो बज़ाहिर ये लगता है कि बिल्कुल ही बेअमल है। तो क्या अब जो हम ये यूएनओ में गए हैं, कल डोर क्लोज मीटिंग हुई है, तो इसका कोई हमें फ़ायदा होगा यहाँ पे? देखिए, मैं करारदादों के बावजूद अब 12वीं करारदाद, मैं आपसे एक अर्ज़ करता हूँ
देखें, जब सीज़ फायर लाइन जो मुकर्रर कर दी यूएनओ ने, तो यूनाइटेड नेशन ने एक कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान बनाया, जिसकी निगरानी में 27 जुलाई 1949 में कराची एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत सीज़ फायर लाइन का तयन किया गया, नक्शा बनाया गया कि कहाँ कहाँ कौन सी हदूद हैं जहाँ ये जंगबंदी लाइन कायम की गई है। तो जंगबंदी लाइन का मतलब होता है कि जंग बंद हुई है, लेकिन ये मुतनाज़ा जगह है, अभी इसका फैसला होना है। ठीक है। हिंदुस्तान ने बाद में ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो हमारा टूट टांग है। और फिर जब मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ और हमारे कैदी जो थे हिंदुस्तान के पास थे, हमारा बहुत सा इलाका हिंदुस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ था और मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इंदिरा गांधी से मिलने के लिए शिमला में गए। वहाँ जब मुज़ाकरात हुए तो 2 जुलाई 1972 में शिमला मुआहदा के नाम से एक मुआहदा किया गया, जिसमें ये कहा गया कि 17 दिसंबर, चूँकि ढाका फाल हुआ था 16 दिसंबर 1971 को, तो शिमला मुआहदा में ये लिखा गया कि 17 दिसंबर 1971 से ये सीज़ फायर लाइन जो है, अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल होगी और हम अपने मामलात जो हैं, कश्मीर का मामला, दीगर मामला जो हैं, वो हम बाहमी तौर पर इसको हल करेंगे। लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई एक फरीक, यानी कश्मीर एक मुतनाज़ा जगह तो तस्लीम है, ये भी लिखा हुआ है कि कोई एक फरीक, यानी कि ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान, कोई यक तरफा तौर पर इकदाम नहीं कर सकता। अब ये जो मामला हुआ है 370 आर्टिकल का इंडिया जी का जी 35 है, ये हम तो उनको मानते ही नहीं है ना, ये सारा का सारा जाली कारोबार है। लेकिन हिंदुस्तान ने अब क्या किया कि 5 अगस्त को उन्होंने अपने आइन में तरमीम की है और उसके लिए अब देखते हैं, अब 13वां दिन है, कर्फ्यू लगा हुआ है। भाई वहाँ के लोग नहीं चाहते हिंदुस्तान के साथ रहना। इससे जो 370 ये उन्होंने ख़त्म किए और 35 से, इससे क्या फ़र्क पड़ा, ज़रा एग्जैक्ट थोड़ा सा बताओ। बात ये है कि उसमें ये लिखा हुआ था कि कोई भी कश्मीरी के अलावा कोई आदमी कश्मीर के अंदर ना कोई वकालत कर सकता है, ठीक है, ना कोई जायदाद खरीद सकता है, और अगर कोई कश्मीरी खातून से शादी करता है तो कश्मीरी खातून की शहरियत ख़त्म हो जाती थी, इसलिए कि वो कश्मीरी खातून से शादी करेंगे और उसके ज़रिए वो वहाँ से प्रॉपर्टी खरीदेंगे। उनको एक स्पेशल स्टेटस हासिल था, लेकिन हिंदुस्तान ने ये ख़त्म कर दिया। अब अपने तौर पर खरीद सकते हैं, अब शादियां उन्होंने अब वहाँ गवर्नर राज लगा दिया, वहाँ की असम्बली ख़त्म कर दी, उसका जो अपना एक ख़ास झंडा था कश्मीर का उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन इस तरह करने से कभी कौमें मानती हैं? जो जंगे आज़ादी लड़ रहे हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने क्या किया क्या नहीं किया। और यही वजह हमें मौका मिल गया है कि हिंदुस्तान ने शिमला मुआहदा की भी खिलाफ वर्जी की, हिंदुस्तान ने यूएनओ की करारदादों की भी खिलाफ वर्जी की, हिंदुस्तान ने तो तमाम जितने एग्रीमेंट हुए उसकी खिलाफ वर्जी कर दी। अब पाकिस्तान चला गया यूएनओ में। अब यूएनओ ने कहा कि ये एक मुतनाज़ा जगह है, फरीकैन को हौसले से काम करना चाहिए, ये बाहमी तौर पर मिल बैठकर मुज़ाकरात करें और मसले का हल निकालें और सिचुएशन को मज़ीद एग्रीवेट नहीं होना चाहिए। गिलानी साहब, अब इसका आप फाइनल हल क्या दे सकते हैं? जंग है, जहाद है, क्या है, आप क्या देख रहे हैं? मैं आपसे एक अर्ज़ करता हूँ कि कौमें जो होती हैं ना, आज़ादी की जंग लड़ती हैं, ये कोई सालों पर मुहित नहीं होती, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। अलजायर के बिन बेला की क़यादत में वहाँ के अवाम जंग आज़ादी लड़ रहे थे आलमी जंग के बाद, तो डिगाल फ्रांस का सदर था, उसने इतनी बमबारी की, इतने लोगों पर उसने तशद्दुद किया और कत्लेआम किया 2 साल उसने, कि उसके बाद उसने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, अगर लोग नहीं मानते तो फिर इनको आज़ादी दे देते हैं। तो अलजायर की नौ आबादी था फ्रांस की, तो हमारा एक वफद गया अलजायर के सदर से मिलने के लिए, और उनसे जब उसके ईवान सदर में बैठे हुए थे उसके ऑफिस में, तो कहने लगे जी हमें बताएं कि हम कश्मीर को कैसे आज़ादी दिलाएं।
तो वो खड़ा हुआ, उसने जाके अपनी एक साइड की खिड़की खोली दफ्तर की, और हमारे वफद को बुला के उसने कहा कि इसको देखो। वो कब्रिस्तान था। उसने कहा कि ये बसाना पड़ता है, इतने शहीद हमने कराए हैं, ये कब्रिस्तान है। फिर आज़ादी मिली है। कश्मीर के अंदर वो कब्रिस्तान पैदा हो चुका है। 1990 के बाद गुज़श्ता 30 सालों में 1 लाख कश्मीरियों ने अपनी शहादत दी है। माँओं ने अपने बच्चे, ख़वातीन ने अपने खामद, खामदों ने अपनी बीवियाँ, अपने बच्चे कुर्बान किए हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी तागूती ताकत कश्मीर को आज़ाद होने से, उनके हक़ के इरादियत से, रायशुमारी से नहीं रोक सकती। और कश्मीर यकीनन एक दिन आज़ाद होगा और पाकिस्तान का हिस्सा होगा। थैंक यू वेरी मच जी पीर साहब, आपने बहुत आज अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है शुरू से लेके आखिर तक। तो कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है तो शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और कानूनी टीवी चैनल की तरफ से खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।